दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जाट राजनीति की। जिस ढंग से पिछले 1-1.5 महीने का घटनाक्रम हुआ है, जिस ढंग से सतपाल मलिक जी के साथ मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवहार किया और जिस ढंग से जगदीप धनखड़ को उनके कार्यकाल के बीच में हटाया गया और जिस ढंग से वो पिछले 1.5 महीने से अंडरग्राउंड हैं, उसके बाद में बहुत सारे लोग ये बातें कह रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, इसमें एक यूट्यूबर ने अपने चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए जाट राजनीति के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया तथा उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि जो जाट हैं उनको सत्ता से लड़ना आता है, सत्ता के साथ संघर्ष करना आता है, सत्ता के अंदर आना भी आता है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी आती है, सरकार को झुकाना भी आता है और सत्ता के अंदर आना भी आता है, लेकिन सत्ता को चलाना नहीं आता। इसके लिए उन्होंने 3-4 उदाहरण दिए। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया चौधरी चरण सिंह का। इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि चौधरी चरण सिंह देश के सबसे बड़े पद, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे और उनको उस समय की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी ने समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनवाया था। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो इंदिरा गांधी ने उनको फ़ोन किया तथा उनसे एक शर्त रखी कि अगर आप अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आप 2.5 साल तक प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं, तो आपको जो आपने मेरे ऊपर मुकदमे कायम किए हैं वो वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने ये सब करने से मना कर दिया और इसके बाद उनकी सत्ता चली गई। दूसरा उदाहरण उस यूट्यूबर ने दिया चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल को देश का सर्वोच्च पद मिल गया था जब जनता दल की सरकार केंद्र में बनी 1989 के अंदर। उनको उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी जो सर की पगड़ी थी वो उतार कर वीपी सिंह के सर पर रख दी। और अभी जो ताज़ा उदाहरण है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक का, जिनके संबंध भारतीय जनता पार्टी से खराब हो गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है, उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने ये वीडियो देखा और उसके नीचे मैंने जो कमेंट पढ़े, 200 के करीब कमेंट थे। सब के अंदर जो कमेंट करने वाले थे वो सब भाजपा के समर्थक ही लोग थे या भाजपा के कार्यकर्ता ही रहे होंगे। उनके कमेंट मैंने पढ़े तो वो कमेंट इतने जहरीले थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि जाट कौम एक गद्दार कौम है, जाट किसी के सगे नहीं हैं, जाट हमेशा से धोखा देने के लिए मशहूर रहे हैं। इस तरह के कमेंट लोगों ने किए। तो जब मैंने ये सारे कमेंट पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर मुझको देश को सच्चाई बतानी चाहिए तथा एक वीडियो बनाना चाहिए। पहली बात कि गद्दारी का जो शब्द है ये बहुत ही गहरा शब्द है। इस शब्द को कहने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि गद्दारी का मतलब क्या होता है। देश से गद्दारी होना एक बात होता है और किसी राजनीतिक दल से मतभेद होना दूसरी बात होती है। किसी राजनीतिक विचारधारा से अलग होना, किसी राजनीतिक विचारधारा से मतभेद होना, इसको गद्दारी नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक देश के प्रति देशभक्ति की भावना है, वफादारी की बात है, तो इस मामले में जाटों का इतिहास आप ज़्यादा खंगालने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-4 ही बातें कहूँगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि जाट कौम कितनी बड़ी देशभक्त है। सबसे पहले अगर आप विदेशियों से, विधर्मियों से लड़ने का अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुग़लों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसमें आप गोकुला जाट, राजा राम जाट और महाराजा सूरजमल, इन 3 आदमियों का इतिहास पढ़ लीजिए। उसी से आपको पता चल जाएगा कि जाट जाति का इस देश के धर्म को और इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए क्या योगदान है। अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का इतिहास आपको पढ़ना है तो आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 4 जाटों के नाम बताऊंगा, जिसमें 2 सिख जाट और 2 हिंदू जाट हैं। सिख जाट में सरदार भगत सिंह और महाराजा रणजीत सिंह,
और हिंदू जाटों में राजा नाहर सिंह और राजा महेंद्र प्रताप का आप इतिहास पढ़ लीजिए। और वर्तमान के अंदर अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं तो ओलंपिक, पिछले 4 ओलंपिक का आप इतिहास देख लीजिए। इसमें 20-22 मेडल आए हैं, जिसमें से आधे जाटों के हैं, तकरीबन 10-12 यानी 2% आबादी और 50% का स्ट्राइक रेट। इसके अलावा आप जाट रेजिमेंट का इतिहास देख लीजिए। भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो 3 या 4 युद्ध हुए हैं उसमें जाटों का बलिदान देख लीजिए। अब जो दूसरी बात है, किसी राजनीतिक विचारधारा से मतभेद होना और उस राजनीतिक विचारधारा से अपने आप को अलग कर लेना या पद को छोड़ देना, ये गद्दारी नहीं होती। कुछ लोग सतपाल मलिक, जगदीप धनखड़ का उदाहरण देकर ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतने बड़े पद दिए लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करी। तो मैं इन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले ये कोई पहले नेता नहीं हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 नहीं बल्कि 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं और वो जाट नहीं थे। उसके अंदर अभी मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। कल्याण सिंह लोधी जाति के थे, उमा भारती लोधी जाति की थी, मदन लाल खुराना अरोड़ा जाति के थे, बाबूलाल मरांडी शेड्यूल ट्राइब थे तथा शंकर सिंह वाघेला राजपूत थे। ये 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं इससे पहले। इसके अलावा यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आज़ाद जैसे नेता भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़कर और कोई भी जाट नहीं था। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी कटु बातें बोलते हैं जो कि विपक्षी दल भी नहीं बोलते। तो क्या आप उनको गद्दार कहेंगे? ये तो हुआ तस्वीर का एक पहलू। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इस बात में कि जगदीप धनखड़ ने और सतपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी की इस बात को कहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा की राजनीति का सच क्या है। हरियाणा की राजनीति में अभी भारतीय जनता पार्टी की जो 3 बार से सरकार बनी है, 2014 में 47 सीटें, 2019 में 40 सीटें और 2024 में 48 सीटें, यानी बिल्कुल या तो बहुमत या बहुमत से नीचे या बहुमत के करीब जो ये सरकारें बनी हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की राजनीति में क्या ट्रैक रिकॉर्ड था तथा जाटों ने किस ढंग से उसकी मदद करी। एक मरी हुई पार्टी को अपने कंधे पर लगातार ढोते रहे 50 साल तक। वो भी चाहते तो उस समय जब भाजपा कमज़ोर थी तो उसकी राजनीति को ख़त्म कर सकते थे, उससे अपना गठबंधन तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भाजपा को हमेशा अपने साथ रखा और जब भाजपा का नंबर आया तो उसने सबसे पहले जाट राजनीति को ही कुचल दिया, डैमेज कर दिया तथा जाटों के खिलाफ 35 और 1 का नैरेटिव हरियाणा में बनाया। मैं आपको बताता हूँ हरियाणा की शुरू से, जब से हरियाणा 1966 में बना तब से लेकर और आज तक का पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना तथा बीच में स्किप मत करना तथा जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं 1966 में हरियाणा बना। 1967 के चुनाव की, उस समय भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ कहते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी, उस समय 90 नहीं 82 सीटें होती थी, 82 पर चुनाव लड़ा, 12 ही सीटें वो जीत पाई। 1972 में भी उसने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 2 ही सीटें जीत पाई। उसके बाद साल आता है 1977, इमरजेंसी के बाद का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का विलय, जनसंघ ने अपनी पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर दिया। तो इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। जनता पार्टी ने चुनाव लड़कर 75 सीटें जीती थी और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद साल आता है 1982। 1982 के अंदर जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी तथा उसका गठबंधन ताऊ देवीलाल की पार्टी के साथ था। इस चुनाव में ताऊ देवीलाल की पार्टी को 31 सीटें मिली थी और बीजेपी को केवल 6 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी। और कांग्रेस ने कैसे भी करके भजनलाल ने जोड़ तोड़ से अपनी सरकार बनाई थी। फिर साल आता है 1987। 1987 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में सीटें जीतती है ताऊ देवीलाल की लहर में। उसमें लोकदल को 60 और भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिली थी तथा कांग्रेस को
केवल 5 सीटें उस चुनाव में मिली थी। फिर साल आता है 1991। 1991 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है और इस चुनाव में लोकदल को 16 सीटें मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिलती हैं। फिर 1996 का साल आता है। अब हरियाणा विकास पार्टी से भाजपा ने गठबंधन कर लिया, लोकदल को छोड़ दिया। इस चुनाव में भाजपा को फिर डबल डिजिट में सीटें मिली। हरियाणा विकास पार्टी को 33, भाजपा को 11 और लोकदल को 24 सीटें मिलती हैं। फिर साल आता है 2000 के अंदर लोकदल को 47 सीटें मिलती हैं और बीजेपी को केवल 6 सीटें मिलती हैं। फिर साल आता है 2005 और 2009। तब भारतीय जनता पार्टी लोकदल से अपना गठबंधन तोड़ देती है। तो 2005 में कांग्रेस की सरकार बनती है, बीजेपी की 2 सीटें आती हैं तथा 2009 के अंदर फिर भाजपा पूरी की पूरी सीटों पर लड़ती है तथा केवल 4 ही सीटें जीत पाती है। कांग्रेस की सरकार बनती है, लोकदल की सीटें आती हैं 31। तो ये सारा अगर जोड़ दें जो पिछले 10 चुनाव हैं तो बीजेपी को इसके अंदर केवल 47 सीटें मिली हैं। जितनी सीटें आज उसकी हैं पिछले 10 चुनाव में उसको उतनी ही सीटें सारे जोड़ के 10 चुनाव में मिली थी। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की राजनीति का सच। उस मरी हुई पार्टी को इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा विकास पार्टी ने अपने कंधों पर ढोया, जब उसकी सीटें केवल 2 चुनाव थे जिसमें डबल डिजिट में नहीं आई थी, नहीं तो कभी 2, कभी 4, कभी 5 ऐसी सीटें आई थी। और जब भारतीय जनता पार्टी का भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछली विधानसभा में बहुमत नहीं आया था, तो दुष्यंत चौटाला ने उसको समर्थन देके उसकी सरकार फिर से बनवाई थी। और चुनाव से ठीक पहले उसने दुष्यंत चौटाला को दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर बाहर कर दिया। तो गद्दार कौन है इसका फैसला आप खुद करिए, अब मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।